नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल में ममता बनर्जी को लगी चोट, ममता को अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। हमले के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ता काले कपड़े से मुंह ढककर करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को हुए कथित हमले के खिलाफ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी विरोध प्रदर्शन करेगी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को बुधवार को चोट लगने के बाद में एसएसकेएम अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। वहां उनके कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाने हैं। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि कल दोपहर 3 से 5 बजे तक नंदीग्राम में हुई घटना के विरोध में हम काले झंडे उठाएंगे और काले कपड़े से अपना मुंह ढककर मौन विरोध करेंगे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बंगाल के भाजपा नेता सत्यपाल सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर उन्हें अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है तो मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। इस बीच ममता ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कल के हमले में उन्हें काफी गंभीर चोट आई है, जिसमें हाथ पैर में काफी दर्द हो रहा है। वो 2-3 दिन में बाहर आएंगी और व्हील चेयर के जरिए चुनाव प्रचार करेंगी। उन्होंने पार्टी के समर्थकों से शांत रहने की अपील की है। इससे पहले दोस्तों टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वीडन की संस्था ने भारत को पाकिस्तान जैसा तानाशाही वाला देश बताया। राहुल गांधी ने कहा अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा भारत। जी हां दोस्तों, स्वीडन स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्ट्रोल ऑक्टोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। वी डेमोक्रेसी की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत अब उतनी ही तानाशाही वाला देश बन चुका है जितना पाकिस्तान है। रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है। दोस्तों ऑक्टोक्रेटाइजेशन गोज वायरल शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में वी डेमोक्रेसी ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दर्जे से हटाकर चुनावी तानाशाही वाला देश बताया है। इसके लिए मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानून के हद से ज्यादा इस्तेमाल को वजह बताई गई है। वी डेमोक्रेसी की सालाना रिपोर्ट में भारत ने 2013 में सबसे ज्यादा 0.57 यानी कि 0 से 1 के बीच में स्कोर हासिल किया था, जबकि 2020 के लिए यह स्कोर महज 0.34 है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंसरशिप के मामले में भारत पाकिस्तान जितना ही निरंकुश है, वह अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म के कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इनमें ज्यादातर वे हैं जो सत्ताधारी पार्टी के आलोचक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतिक्रमण पर योगी सरकार सख्त, यूपी में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने आज गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाए। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। बीते 24 घंटे में रूस, ब्रिटेन और जर्मनी से ज्यादा नए मरीज महाराष्ट्र में मिले। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक रहेगा हार्ड लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 13,660 नए केस सामने आए हैं। यह संख्या कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल रूस, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में मिले नए मामलों से ज्यादा है। महाराष्ट्र की स्थिति पर
केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी वजह टेस्टिंग में कमी और लापरवाही को बताया है। वहीं राज्य सरकार ने कई बड़े शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी है। दोस्तों, नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 1860 नए केस मिले। इस मामले में नागपुर पुणे के बाद दूसरे नंबर पर रहा। इस दौरान यहां 8 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं दोस्तों, जलगांव नगर निगम सीमा में गुरुवार रात 8 बजे से 15 मार्च की सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, औरंगाबाद में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, नागपुर में लगाया गया मिनी लॉकडाउन असरकार नहीं रहा। इस वजह से वहां पर हार्ड लॉकडाउन लगाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन के साइबर हमले रोकने को केंद्र ने उठाया सख्त कदम। टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में कर दिया बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में हुए चीन के साइबर हमलों के मद्देनजर टेलीकॉम सेक्टर में हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनियों के बढ़ते दबदबे को रोकने की तैयारी कर ली है। भारत की मौजूदा 4G और आने वाली 5G टेक्नोलॉजी के प्रचार के लिए केंद्र सरकार ने अपने लाइसेंस रूल्स में बदलाव किया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 15 जून 2021 के बाद इन सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरण संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद और भरोसेमंद कंपनियों से ही खरीदे जाएं। केंद्र सरकार ने यह कदम हाल ही में चीन की ओर से भारत के क्रिटिकल साइबर या टेलीकॉम एरिया में किए गए साइबर अटैक के बाद उठाया गया है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि भारत के बढ़ते हुए टेलीकॉम सेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए यह बदलाव किया गया है। इससे असुरक्षित और अवांछनीय वेंडर्स को इस सेक्टर से दूर रखा जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, थम गई पेट्रोल डीजल की रफ्तार। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है, वहीं 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। देश में पेट्रोल की कीमतों में 27 फरवरी के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह विधानसभा चुनाव शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले की स्थिति है। कोलकाता में 27 फरवरी के बाद से पेट्रोल की कीमतें 91 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर ही है, जबकि चेन्नई में 93 रुपए 10 पैसे और दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पर ही बने हुए हैं। हालांकि दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे में यह बात उठना जायज है कि यह सरकार के कंट्रोल में है या फिर तेल कंपनियों के कंट्रोल में है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पेट्रोल डीजल पर 64 रुपए का टैक्स भारतीय जनता से वसूल करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड में हेराफेरी पड़ेगी बहुत भारी, 5 साल तक की सजा का है प्रावधान। जी हां दोस्तों, इस महामारी काल में राशन का महत्व लोगों को तो समझ में आया ही है, सरकार को भी सही लोगों तक राशन पहुंचाने में खासी दिक्कत हुई। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अब धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। राशन कार्ड में किसी भी तरह की हेराफेरी या फिर धोखाधड़ी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने से लेकर राशन मिलने तक हर जगह गोरखधंधा किसी से छिपा नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार ने उन लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो फर्जी दस्तावेजों के दम पर गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा रहे थे या फिर बनवा लिए हैं। ऐसे लोगों की तलाश भी की जा रही है जिन्होंने अपने राशन कार्ड को अपडेट नहीं कराया है। दरअसल दोस्तों, राशन कार्ड में दर्ज यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है और जिसको जरूरत नहीं है उसे राशन मिल रहा है। इस वजह से इसमें अब सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। अगर आप गलत तरीके से राशन कार्ड प्राप्त करते हैं या फिर गलत तरीके से राशन लेते हैं या फिर दुकानदार कोई घपलेबाजी करता है तो 5 साल तक का सजा का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20, विराट कोहली ने कहा रोहित शर्मा और KL राहुल करेंगे ओपनिंग, अश्विन की वापसी की गुंजाइश नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मैच से एक दिन पहले साफ कर दिया कि रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कौन करेगा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि रोहित शर्मा और KL राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में पारी की शुरुआत करेंगे। कोहली ने साफ तौर पर कहा कि वाशिंगटन सुंदर से अच्छा खेलने पर रविंद्र अश्विन के लिए सीमित ओवरों की टीम में जगह नहीं है। भारत में इस साल के आखिर में होने वाले T20 विश्व कप की तैयारी इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज से शुरू होगी। कप्तान ने टीम संयोजन को लेकर कुछ संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रोहित खेलते हैं तो KL और रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे। इसके मायने हैं कि शिक्कर के लिए टीम में जगह नहीं होगी। वहीं दोस्तों, कप्तान ने कहा कि रोहित आराम लेते हैं या फिर राहुल को चोट वगैरह लग जाती है तो फिर शिक्कर तीसरे सलामी बल्लेबाज होंगे, लेकिन शुरुआती एकादश में रोहित शर्मा और राहुल ही होंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 26 लाख 21 हजार से पार हो गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से सर्वाधिक 5 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत पूरी दुनिया में इस महामारी के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत में कुल मिलाकर अब तक 1 करोड़ 12 लाख 85 हजार से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 1 लाख 58 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल आता है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 22 लाख 52 हजार से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देवीदासपुर में रेल पटरी से उठे किसान, 159 दिन बाद खत्म किया फार्मर्स प्रोटेस्ट, बताई वजह। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ रेल पटरियों पर धरने दे रहे किसानों के एक समूह ने 169 दिनों के बाद गुरुवार को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सविंदर सिंह ने सभी प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ बैठक करने के बाद अमृतसर दिल्ली मार्ग पर देवीदासपुरा में रेल जाम खत्म कर दिया। सविंदर सिंह ने कहा कि किसान केवल यात्री गाड़ियों को रोक रहे थे, लेकिन केंद्र ने मालगाड़ियों को भी रोकने का फैसला किया है, जिससे किसानों, बिजनेसमैन और उद्योगपतियों को भी काफी नुकसान हुआ। वर्तमान स्थितियों में किसानों ने सहमति से यहां आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ट्रेनों की आवाजाही पहले की तरह शुरू कर दी जाएगी, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से लौटी गीता की तलाश हुई पूरी, 5 साल बाद महाराष्ट्र में मां से मिली, परिवार ने असली नाम राधा वाघमारे बताया, डीएनए टेस्ट के बाद सौंपी जाएंगी। जी हां दोस्तों, 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई दिव्यांग गीता को उसकी मां मिल गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के वाजुल में रहने वाली मनीषा पात्रे ने गीता को अपनी बेटी बताया है। मीना ने गीता का असली नाम राधा वाघमारे बताया। गीता के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, मां ने दूसरी शादी कर ली है। मीना पात्रे अपने परिवार के साथ गुरुवार को गीता से मिली। मीना के मुताबिक उनकी बेटी के पेट पर जले का निशान था। गीता के पेट पर भी जले का निशान मिला है। हालांकि अब तक दोनों का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया है। टेस्ट और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही गीता को सौंपा जाएगा। दोस्तों गीता पाकिस्तान में एक रेलवे स्टेशन पर 11-12 साल की उम्र में मिली थी। पाकिस्तान के ईदी वेलफेयर ट्रस्ट ने उन्हें अपने पास रखा था। 26 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर गीता को पाकिस्तान से भारत लाया गया था। तब से उसे इंदौर के मुख्य बधिरों की संस्था में रखा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, जानिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में गरज के साथ मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हुई। असम में 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा भी हुई है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव आएगा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात का भी अनुमान है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना उछला, चांदी और चमकी।
जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में आज बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 112 रुपए की तेजी के साथ 44,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 126 रुपए बढ़कर 66,236 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना मामूली गिरावट के साथ $1711 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.78 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चार धाम खुलने की तारीख हुई घोषित। 17 मई की सुबह 5 बजे खुलेंगे केदार धाम के कपाट। 14 को ऊखीमठ से निकलेगी डोली। बद्रीनाथ के पट 18 मई को खुलेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई सोमवार की सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। हर साल महाशिवरात्रि पर ही केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख तय की जाती है। उत्तराखंड के 3 अन्य धाम बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया यानी कि 14 मई को खोले जाएंगे। उत्तराखंड 4 धाम देव स्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ के मुताबिक 14 मई को केदारनाथ की चल विग्रह डोली ओकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत ने जमानती वारंट को कोर्ट में दी चुनौती। 15 मार्च को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि की शिकायत के संबंध में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया हुआ है। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जमानती वारंट को कंगना ने सत्र अदालत में चुनौती दी है। कंगना के वकील ने कहा कि बुधवार को दाखिल उनकी याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होनी है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 1 मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इससे पहले वह अदालत में पेश नहीं हुई थी। मजिस्ट्रेट RR खग्गर ने फरवरी में उन्हें समन जारी किया था। वहीं दोस्तों जब कंगना अदालत में पेश नहीं हुई तो अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और मामले में सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर की। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंगना को समन को चुनौती देने के लिए किसी ऊंची अदालत में जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह इस अदालत में पेश होने से नहीं बच सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्वाड की बैठक में अमेरिका की सख्ती। साउथ चाइना सी में घिरने लगा है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ड्रैगन इस इलाके में अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकाता रहता है। इसी बीच भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन क्वाड की भी कुछ दिनों में बैठक होने वाली है। इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन की मजबूती और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो बाइडेन सरकार चीन के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रही है। वहीं दोस्तों अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटरों ने सीनेट में कई प्रस्ताव पेश कर दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के लिए चीन की आलोचना की है। साथ ही बीजिंग की आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया है, जिससे वैश्विक बाजार के साथ साथ अमेरिकी व्यवसाय को भी नुकसान हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट की मार, महिंद्रा ने 300 अधिकारियों को नौकरी से निकाला। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट से आने वाली मंदी का अब ऑटो कंपनियों पर भी गंभीर असर पड़ता दिख रहा है। देसी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस साल जनवरी से अब तक करीब 300 मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स को नौकरी से निकाल दिया है। इससे ऐसा लग रहा है कि कोरोना से आने वाले मंदी ने ऑटो इंडस्ट्री की हालत खराब कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन की बिक्री में इस वित्त वर्ष में अब तक 27.52% की गिरावट आ चुकी है। यही नहीं, इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी बिक्री में 13.2% की गिरावट आई है। तो दोस्तों यह थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम। अगर दोस्तों आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।